With the name of Allah Almighty, waiting for Godot. All questions, answers. This is Unpopular Acute Academy of English Literature. This is lecturer M.K. Bhutta. वेटिंग फॉर गाडो के अंदर दो करैक्टर किसी वीराने में ठहरे गाडो का इंतज़ार कर रहे हैं। गाडो का इंतज़ार कर रहे हैं। गाडो तो नहीं आता, वहाँ पर दो और करैक्टर आते हैं जिनका नाम लक्की एंड फाजो है। वो भी आवारा गर्द से हैं। लक्की सलेब है, फैज़ो अथॉरिटेटिव है। गुफ्तगू होती है, कुछ भी नहीं करते, कोई एक्शन नहीं होता, कोई डीड परफॉर्म नहीं करते और एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 शुरू होता है। वैसा वीराना, वैसा ही इन एक्शन बूट और हैट के साथ खेला जाता है। फिर दो करैक्टर आते हैं, लक्की एंड फैज़ो, और फैज़ो ब्लाइंड हो चुका है, लक्की गुंगा हो चुका है और वो चले जाते हैं। एक्ट 1 में भी एंड पर एक बच्चा आता है और कहता है आज गाडो नहीं आएगा। एक्ट 2 में भी एक बच्चा आता है और आकर कहता है आज गाडो नहीं आएगा। ड्रामा एंड हो जाता है, लेकिन इंतज़ार गाडो का कंटिन्यू रहता है और इन एक्शन कंटिन्यू रहता है और नथिंगनेस कंटिन्यू रहती है। आइए अब हम इस ड्रामा के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गाडो। ये गाडो कौन था जो ड्रामा में अपीयर भी नहीं हुआ, लेकिन दो करैक्टर्स ने इसका शदीद इंतज़ार किया और इसकी शक्ल को तराशने की कोशिश की। दे आर नॉट अवेयर अबाउट हिज एग्जिस्टेंस वेदर ही इज़ आर नॉट। गाडो का लफ्ज़ गॉड से मिलता जुलता है। जब अब पहला पॉइंट, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जिनके पास नोट्स नहीं है वो लिखते जाएंगे। मैं तकरीबन 15 वर्ड कहूँगा इस टॉपिक के बारे में और 15 वर्ड का मतलब है 15 पैराग्राफ। पहली बात, जब समाउल बेकेट ऑथर ऑफ द प्ले से पूछा गया हु इज़ गाडो, उसने जवाब दिया इफ आई न्यू आई वुड हैव सेड सो इन द प्ले। अगर मुझे पता होता कि गाडो कौन है तो मैं ड्रामे के अंदर ही लिख देता गाडो ये है। इसका मतलब है गाडो इज़ अनसर्टेन, गाडो इज़ मल्टी डिमेंशनल, गाडो हैज़ मैनी मीनिंग्स और गाडो इज़ मीनिंगलेस। कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कल्चर, सोसाइटी, थिंकिंग, एक्सपीरियंसेस। अच्छा, गाडो दूसरा पॉइंट है, हमें लगता है गॉड लाइक। क्यों गॉड लाइक लगता है? गॉड लाइक लगता है, अब हम इसका पैराग्राफ बनाते हैं। गॉड लाइक एज सेवियर, क्योंकि वो गॉड लाइक इसलिए लगता है, कैरेक्टर बार बार डिस्कस करते हैं कि गाडो आएगा तो हमें निजात मिल जाएगी तमाम दुखों से, डल एंड ड्रैब रूटीन से, इस वीराने से, बेकार ज़िंदगी से हमें निजात मिल जाएगी, हम बच जाएंगे। हम ऐसे बच जाएंगे जिस तरह के क्राइस्ट ने एक चोर को बचा लिया था, क्रिमिनल को बचाया था। तो हम क्रिमिनल सिनर्स हैं, तो वो गॉड लाइक गाडो है, वो आएगा बचा लेगा। और ये दो करैक्टर्स लेडमीर एंड एस्ट्रागॉन, ये प्रे भी कहते हैं। वो कहते हैं जब गाडो आएगा तुम क्या करोगे, हम उसके लिए प्रे करेंगे। तो गाडो गॉड है, क्योंकि गॉड ही प्रेयर सीकर है, वो प्रेयर लेता है। गॉड है गाडो क्योंकि ये प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। एट द सेम टाइम दैट इज प्रेजेंट, गाडो मौजूद है, गाडो आएगा, एक लड़का आता है, गाडो की प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। लेकिन गाडो सामने आया नहीं है, उसने बातचीत नहीं की, डिस्कस नहीं किया, तो ही इज़ एब्सेंट। तो गॉड है ये, गॉड हर जगह मौजूद भी हो और नज़र भी नहीं आते कहीं भी, तो शायद ये गाडो गॉड है। ओमनिशिएंट, ये हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया के लोग इसे जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग इसका इंतज़ार करते हैं,
पूरी दुनिया के लोग इससे दुआएं मांगते हैं, पूरी दुनिया के लोग इससे अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं, चाहे वो इंडियन लामा हो या अफ्रीकन कोई शख्स हो। आउटसाइड टाइम, ये गाडो गॉड है क्योंकि ये टाइम से मावरा है, इसके यहाँ कोई वक्त नहीं है, ये वक्त से मावरा है, ऐसा दो करैक्टर कहते हैं। तो ये आप एक पैराग्राफ स्ट्रांग बनता है आपका कि गाडो दर हकीकत गॉड है। गॉड कोई गाडो कहा गया क्योंकि उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ड्रामा के अंदर मौजूद है। अगली बात, हम कहते हैं गाडो असल में फैज़ो है, बिकॉज फैज़ो और गाडो की रिजेम्बलेंस है, वॉइस रिजेम्बलेंस है। और फैज़ो को हम देखते हैं कैसा शख्स है, ही इज़ क्रूअल, अथॉरिटेटिव। ये फैज़ो क्रूअल भी है, अथॉरिटेटिव भी है। इसने लकी को स्लेव बना रखा है, उसके गले में फंदा डाल रखा है, उसके गले में फंदा डाल रखा है। तो ये अथॉरिटेटिव है, क्रूअल है, ये कैपिटलिस्ट है मे बी। तो हम कहते हैं ये फैज़ो है, फैज़ो ही गाडो था दर हकीकत। चलो ये 50% ऑप्शन है, इस पर पैराग्राफ लिखा जा सकता है। फैज़ो ने जो कुछ कहा, फैज़ो ने जो कुछ किया, फैज़ो ने जिस तरह का बिहेव एरिस्टोक्रेटिक रखा, वो डिस्कस कर देंगे पैराग्राफ में। मे बी गाडो लकी है, एबनॉर्मल लाइक लकी। जिस तरह के लकी की स्पीच है वो बड़ी रिच, रिलीजियस और वो भरपूर किस्म की स्पीच करता है, उसके बाल भी सफ़ेद हैं, लंबे लंबे हैं, वाइट हैं। तो लकी की स्पीच से और उसके मैनर से अंदाज़ा होता है कि मे बी गाडो यही है, क्योंकि लेडमीर और एस्ट्रागन भी कहते हैं कि ये गाडो लगता है, ये गाडो है, फैज़ो गाडो नहीं है, लकी गाडो है शायद। अच्छा, ये गाडो आम रूटीन में इस जदीद दौर के अंदर सिंबल ऑफ, अगला पैराग्राफ, मे बी दिस गाडो इज सिंबल ऑफ एम। हर इंसान अपने एम को चेज करने की कोशिश करता है, अपने एम का इंतज़ार करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है। तो एंड लेस स्ट्रगल, एंड लेस वेट होता है एम का। गाडो इज मे बी डिज़ायर, ये हमारी ख्वाहिश है। गाडो इज मे बी आ जॉब, कोई हमारी जॉब है। गाडो इज मे बी आ हेल्प, कोई हेल्प है जिसका हम इंतज़ार करते हैं कि वो हेल्प हमें आएगी तो हमें हमारे दुखों से निजात देगी। गाडो इज़ मे बी हेल्थ, क्योंकि दो करैक्टर दोनों बीमार थे, यानी कि दोनों मुसीबत में मुब्तला थे, उनको बीमारी लाहक थी। लेडमीर को पोस्ट्रेट ग्लैंड्स की बीमारी थी, सेक्सुअल ऑर्गन में बीमारी थी, और लेडमीर और एस्ट्रागन को पाँव के अंदर कोई डिजीज़ थी। तो हेल्थ का मे बी सिंबल है, वो अपनी सफरिंग का निजात गाडो को कंसिडर करते हैं। गाडो इज मे बी लाइफ, एवर एवर लाइफ, इमोर्टैलिटी का शायद सिंबल है। गाडो इज मे बी मिथिकल ह्यूमन बीइंग, मे बी गाडो जो है वो कोई प्रॉफिट है, क्राइस्ट है, इस तरह का फिगर है, क्योंकि उसके रेफरेंस मौजूद हैं। गाडो तुम्हें खाने के लिए देता है, लड़के से पूछा जाता है। गाडो तुम्हें मारता है, लड़के से पूछा जाता है। गाडो की दाढ़ी है, लड़के से पूछा जाता है। गाडो का कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। तो मे बी ही इज़ अ प्रॉफिट लाइक फिगर। कैपिटलिस्ट, मे बी ये एक सरमायादार है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, दौलत है, और तमाम लोग उसी की खिदमत, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। गाडो इज मे बी डेथ, ये मौत है। तमाम लोग मौत का इंतज़ार करते हैं, कब मौत आएगी तो तमाम दुखों से जान छूट जाएगी। इसीलिए बार बार वो डेथ की बात करते हैं, अपने आप को हैंग करने की बात करते हैं। अगर गाडो नहीं आता तो हम खुद ही लटक जाते हैं। गाडो इज सिंबल ऑफ समथिंग न्यू, न्यूनेस का सिंबल है। ज़िंदगी में बोरियत ख़त्म हो, कोई नई चीज़ आए। फोनेटिक्स, फोनेटिक कन्फ्यूजन है। गाडो की फोनेटिक, उसकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरह बोला जाता है, गाडो, फैज़ो, गो, तो ये फोनेटिक कन्फ्यूजन है कि गाडो कहीं पैज़ो तो नहीं है,
या गाडो कहीं गोगो तो नहीं है? गोगो फैजो, क्या इंसान खुद ही अपना देवता तो नहीं है? वो खुद ही देवता है, खुद ही वो इंसान, उसी का ही मखलूक है। सो दिस इज़ गाइडो। मेरे ख्याल में आप इसके 7 बेहतरीन पैराग्राफ बना सकते हैं। यहीं लिख दें दैट इज़ इनफ। इनफ एक्यूट इंट्रो पार्ट 2 एक बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी कोटेशन लिखी हुई हैं जो कि मल्टी हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं। छोटी छोटी सिंपल कोटेशंस हैं, याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जहाँ जी चाहे जो कोटेशन जी चाहे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी रेज करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी या UOS या BZU, कहती है फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो के अंदर इंसान की फजूल रवैयों को दिखाया गया है। फ्यूटिलिटी को दिखाया गया है। तो इसको डिस्कस करें। आर वेटिंग फॉर गाडो एज एन एब्सर्ड प्ले। एब्सर्ड प्ले कि ये एक बेहुदा नॉनसेंस किस्म का प्ले है। एब्सर्ड प्ले दर हकीकत एक टर्म है एब्सर्ड थिएटर की, कि ये एब्सर्ड थिएटर की एक दुनिया है जिसके अंदर इंसान की एब्सर्डिटी और उसके होने की एब्सर्डिटी को डिस्कस किया जाता है, उसकी बेहुदगी को इंसान नॉनसेंशियल लाइफ गुजारता है। ये एब्सर्ड थिएटर की बात आ जाए या एब्सर्ड प्ले की बात आ जाए तो फिर भी आपने यही पॉइंट लिखने हैं। या अगर आपसे सवाल पूछा जाए नथिंग हैपन ट्वाइस, 2 मरतबा नावल इस ड्रामा के अंदर 2 मरतबा कुछ भी नहीं हुआ, तो इन 3 सवालों का एक ही जवाब है फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड थिएटर या नथिंग हैपन ट्वाइस। क्या लिखेंगे? पहले लिखें एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले कौन सा होता है? नॉनसेंशियल। नॉनसेंस उसके अंदर एटीट्यूड, रवैये, मैनर्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं। अनरीजनेबल बातें होती हैं, सिली बिहेवियर्स होते हैं, फुलिशनेस उजागर की जाती है, रेडिकलस एटीट्यूड, रेडिकलस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मजाक उड़ाया जाता है। और पूरा ड्रामा लूज इन प्लॉट होता है, प्लॉट उसका कमज़ोर होता है, वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं होता। इरेशनल एक्टिविटीज़ को उजागर किया जाता है बाय विजडम, बाय रेशनल, अक्ल के ज़रिए गैर अकलियत को उजागर किया जाता है। इंसान की जो गैर अकलियत है, उसका जो बेहुदगियाँ हैं, उसको उजागर किया जाता है। तो आपको आज पता चल गया कि एब्सर्ड प्ले या एब्सर्ड थिएटर आए तो आपने पहला पैराग्राफ में लिखना है कि एब्सर्ड थिएटर वो होता है जिसमें इंसान की नॉनसेंशियल बातें डिस्कस की जाती हैं, अनरीजनेबल बिहेवियर या अनरीजनेबल सिचुएशन डिस्कस की जाती हैं या अनरीजनेबल बातें की जाती हैं, सिली बातें, फुलिश, रेडिकुलस, प्लॉट लूज होता है और इंसान की इरेशनल एक्टिविटीज़ को उजागर किया जाता है पूरी अकलियत के साथ। अब ये बात तीनों काम के लिए फिट है, यानी कि फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ भी और एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड थिएटर भी और नथिंग हैपन ट्वाइस भी, तीनों के लिए ठीक है। एब्सर्डिटी का, नथिंग हैपन्स का, फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ की सिचुएशन बताने का सबसे बड़ा इशू ये है कि पूरे ड्रामा के अंदर कोई फीमेल करैक्टर नहीं। 4-5 करैक्टर हैं तो वो सारे मेल करैक्टर हैं, फीमेल करैक्टर है ही नहीं। तो फीमेल करैक्टर के बाद तो ज़िंदगी, बगैर तो ज़िंदगी का ताना बाना नहीं होता। तो ये अनरीजनेबल, सिली है समथिंग, फुलिश है समथिंग, रेडिकुलस है समथिंग। इसके अंदर 2 ट्रैप्स दिखाए गए हैं। अनरिकग्नाइजेबल, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, वी डोंट नो अबाउट देयर आइडेंटिटीज़, हम उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में नहीं जानते। ये कौन हैं, कौन सी नस्ल से हैं, कहाँ से आए हैं, किस जगह ठहरे हैं, इनके आने का, होने का, यहाँ मौजूदगी का मकसद क्या है, हम इनकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकते। तो सो दैट इज अनरीजनेबल ट्रैप्स आर ओवर देयर। तो दिस इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ द नथिंगनेस।
नो हीरोइक डीड, पूरे ड्रामे के अंदर कोई भी बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं होता, ना एक्ट 1 में होता है ना एक्ट 2 में होता है। किसी करैक्टर ने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं किया, बल्कि रिग्रेशन की तरफ गए हैं, वो फांसी लगने के लिए गए हैं। रेपिटेशन, और ड्रामा के अंदर आप देखते हैं करैक्टर बार बार एक ही बात करते हैं, करैक्टर बार बार फांसी, करैक्टर बार बार अपने बूट और हैट को वो खटखटाते हैं, देखते हैं, उसके अंदर पीप करते हैं, झांकते हैं, बार बार वो कहते हैं कि हम ब्रेकअप करते हैं और यहाँ जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो देयर इज रेपिटेशन। स्टैटिक कंडीशन, कंडीशन स्टैटिक है, कुछ भी नहीं हो रहा। दे आर स्टैंडिंग स्टिल, दे आर एक्टिंग नथिंग, नो एक्शन इज ओवर देयर। तो पूरा ड्रामा एक स्टैटिक है, एक जगह पर ठहरा हुआ है, कैरेक्टर्स भी सिचुएशंस भी। पर्पसलेस प्लाइट, गोगो के पाँव में मसला है, बूट उसे फिट नहीं आता, दिस इज अ प्लाइट, ये दुख है उसका। डीडी के पोस्ट्रेट ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, ये प्लाइट है उसका। लकी गिर गया है, पैजो उसके ऊपर गिर गया है, तो उनकी ये प्लाइट्स दुख हैं। बट दीज आर पर्पसलेस, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। पर्पस कुछ और होने चाहिए, दुख बाकायदा रीजनेबल दुख होने चाहिए। मैन इज वेस्ट एंड फाइन, इंसान की एब्सर्डिटी, उसकी नथिंगनेस, उसके फ्यूटिलिटी ये है कि इंसान के बारे में कहा गया कि ये बस झाड़ झनकार है, झाड़ियाँ हैं, ये बुश है, श्रब है। इंसान की सारी मूवमेंट एक्शन क्ल्यूलेस है एंड डायरेक्शनलेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जाना है, कोई क्ल्यू नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। नथिंग हैपेंड इन ट्वाइस एक्ट्स, नथिंग हैपेंड इन ट्वाइस एक्ट्स, दो एक्ट्स हैं। पहले एक्ट के अंदर मे बी फाउंडेशन होती कुछ होने की, कुछ करने की, या कुछ स्टेशनरी मोशनलेस कंडीशन थी, लेकिन अगले एक्ट में शायद उसका आउटकम निकलता कोई, लेकिन पहले हिस्से में कुछ नहीं हुआ, पहले एक्ट में, दूसरे एक्ट में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो नथिंग हैपेंड हुआ है, ट्वाइस हुआ है, दो एक्ट्स में नथिंग हो गया है। गॉडो हैज़ नॉट कम ट्वाइस, दो मरतबा गॉडो नहीं आया। फैजो एंड लकी हैव नॉट ब्रिंग एनीथिंग ट्वाइस, फैजो एंड लकी दो मरतबा, एक बार वो एक्ट 1 में आए हैं, दूसरी मरतबा वो एक्ट 2 में आए हैं, दोनों दफ़ा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग हैपेंड। बॉय ब्रिंग्स नथिंग ट्वाइस, दो मरतबा लड़का आया है और उसने कोई खैर की खबर नहीं सुनाई, और दो मरतबा ही उसने कुछ भी नहीं बताया। डीडी एंड गोगो हैव नॉट चेंज इन मैनी ट्वाइसेस, गोगो एंड डीडी कई मरतबा कई बातें करते हैं, लेकिन कई ट्वाइसेस देते हैं, कई चीज़ें वो दोहराते हैं, लेकिन उनमें नथिंग हैपेंड, कोई चेंज नहीं आता। मैं जा रहा हूँ लेकिन जाते नहीं हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, करते नहीं हैं। नथिंग टू बी डन, और कई मरतबा वो करैक्टर कहते हैं, लेडमीर ख़ास तौर पर कहता है कुछ भी नहीं होने वाला, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एस्ट्रागन भी ये डायलॉग कहता है, लेट अस डू समथिंग। लेडमीर कहता है आओ हम कुछ करें, फिर कुछ भी नहीं करते। लेट्स कंट्राडिक्ट ईच अदर, फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर सकते, आओ हम कुछ करें, लेकिन करते नहीं। फ्यूटिलिटी ये है आओ हम एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करें, मुकाबला करें। लेट्स आस्क ईच अदर क्वेश्चंस, ये इंसान की बेहूदगी है, फुलिशनेस है, उसके सिली और उसके इरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, आओ एक दूसरे से सवाल करें। दिस इज एंटी प्ले। अगली बात यह है कि एंटी प्ले है, यानी कि प्ले वो चीज़ होती है जो कोई चीज़ एक्ट में लाती है, एक्शन में लाती है। प्ले एक एक्शन होता है, लेकिन इस प्ले के अंदर कोई चीज़ नहीं हुई, यानी कि एक्शन रिवर्स हुआ है, यानी कि ये एंटी प्ले है किस्म का। जेपी सार्ट्रे, जेपी सार्ट्रे क्या कहता है, द रिफ्यूज़ल ऑफ साइकोलॉजी, ये पूरा प्ले नफ्सियात की मनफी करता है, नफ़ी करता है नफ्सियात की। द रिफ्यूज़ल ऑफ प्लॉट, ये पूरा प्ले प्लॉट की नफ़ी करता है, इसमें कोई प्लॉट भी नहीं है, ज़ीरो प्लॉट है। द रिफ्यूज़ल ऑफ रियलिज़म,
اور حقیقی دنیا کی نفی ہوتی ہے. حقیقی دنیا میں کام ہوتا ہے, یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا. اگلا پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں. نو چینج آف فارچون ایز پیریپیٹیا. ارسطوٹل نے ٹریجڈی ڈراما کی ایک ڈیفینیشن کی تھی کہ ڈراما کا اینڈ پر پیریپیٹیا ہو جاتا ہے. پیریپیٹی کا مطلب یا پیریپیٹیا کا مطلب ہوتا ہے ریورسل آف سچویشن, فارچون کا بدل جانا. جس طرح کہ ایڈیپس کی قسمت بدل گئی تھی, وہ خود ہی گلٹی ہو گیا تھا, مجرم بن گیا تھا, تو چینج آف فارچون ہو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈراما کے اندر ارسطوٹل کے اس کنسیپٹ کو بھی وائیولیٹ کیا گیا ہے اور نتھنگ ہیپنڈ اوور دیئر, کوئی فارچون کی تبدیلی نہیں آئی. امیج آف پریزن, پورا ڈراما ایک قسم کی پریزن کو ایلیبریٹ کرتا ہے. کریکٹر ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں ویرانے کے اندر جس طرح کہ وہ شیکلڈ ہو چکے ہوں, کسی جیل کے اندر ہو جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتے. نو اسکیپ از اوور دیئر, ان کے پاس کوئی اسکیپ نہیں ہے, بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے, وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. نو سالویشن, کریکٹر کو سالویشن نہیں ملی, نجات نہیں ملی, کچھ بھی نہیں ہوا, ان کے ویٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. گاڈوں کا وہ انتظار کرتے رہے اور سالویشن نہیں ہوئی. لونلینس, کریکٹر تنہائی کا شکار ہیں. ایسٹراگون کہتا ہے میں جا رہا ہوں. ایسٹراگون تم مت جاؤ, میں تنہائی محسوس کرتا ہوں. ایسٹراگون اگر سو جاتا ہے, لیڈمیر اسے جگا دیتا ہے کہ میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں. تو یہاں پر تنہائی کا ایلیمنٹ ہے, یہ بھی فیوٹیلٹی آف ہیومن بینگ ہے, انسان کی بےہودگی ہے. پیسیمزم, مایوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آؤ ہم ہینگ ہو جائیں, آؤ ہم لٹک جائیں. آخر میں بھی انہوں نے کوشش کی پھانسی کے لیے. اینگر, اور یہاں پر ٹھہرے وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, اینگری ہو رہے ہیں. ایگنی ان کے اندر ہے, ایگنی, اور وہ بے چین قسم کے ریئیکشن دے رہے ہیں. ایکشن آف دا پلے فرام ان ایکشن, پورا ایکشن ان ایکشن سے بھرا ہوا ہے. کچھ نہ ہونا یہ ہے اصل پلے کا ایکشن. تو نتھنگنیس از اوور دیئر. اب دیکھیں کیا ہوا ہے, لکی ڈمب ہوا ہے. لکی الٹا نیکسٹ ایکٹ میں آ کر بجائے ایسے کوئی ریشنل یا کوئی ایسی بات کرتا یا پروٹیسٹ کرتا جو کہ ایک سلیو کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ڈمب ہو گیا ہے, یعنی کہ گنگا ہو گیا ہے, میوٹ ہو گیا ہے. فیض و بلائنڈ, اور فیض و بلائنڈ ہو گیا ہے, یہ بھی اندھا ہو جانا نتھنگنیس کی طرف ہے, ڈمب ہو جانا نتھنگنیس کی طرف ہے, یہ ایبسرڈٹی کی طرف ہے, یہ نتھنگ ہیپن ٹوائس ہے. تو یہ ایلیمنٹ ہے ریگریسو ناٹ پروگریسو. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ انسان ریگریسو, مایوسی کی طرف, پیچھے کی طرف جا رہا ہے, نہ کہ پروگرس کی طرف جا رہا ہے. دیر از آلسو ایگزسٹینشیلزم. ایگزسٹینشیلزم کو ڈسکس کریں گے کہ انسان پوائنٹ لیس اسٹرگل میں ہے, انسان کے ڈائریکشنز نہیں ہیں, انسان جو ہے بے مقصد بغیر پرپز کے کوشش کر رہا ہے. ایبزرڈ اینڈنگ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایبزرڈ اینڈنگ ہے. پورا ڈرامہ جو ہے اس کا اینڈ کس پر ہوتا ہے, ویٹ ویسے کنٹینیو رہتا ہے, رزلٹ کوئی نہیں نکلتا, سالویشن کوئی نہیں ہوتی, اور اینڈ لیس ویٹ جاری ہے. وہ کہنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں, تو ابسرڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں. اگر آپ کو اس میں سے 10 باتیں بھی یاد رہ جائیں گی تو 10 پیراگراف کریٹ ہوتے ہیں. اور وہاں پر اگر آپ کو کسی ٹاپک کے بارے میں صرف اور صرف 7 پوائنٹس کا پتہ ہو, 7 باتوں کا پتہ ہو, اور آپ کو 2 کوئی ملٹی کوٹیشنز آتی ہوں, تو آپ وہاں پر سوال آرام سے سالو کر سکتے ہیں. تو آپ میرے بیٹو ان ورڈز کو یاد کر لو, پکا یاد کر لو. ان میں سے کوئی چیز بھی آئے تو آپ نے یہ کوئی 7-8 ورڈ بھی یاد رہے گا تو آپ وہاں پر لکھ دیں گے. اگر آپ زیادہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, سارے ورڈ پھر یاد کر لیجئے اور وہاں جائیے, 4-4 5-5 ورڈ کے گروپ بنا لیجئے اور ان کو ایک پیراگراف میں ڈسکس کریں. اتنا میٹیریل ہوگا کہ ختم ہی نہیں ہوگا. نیکسٹ ٹاپک ہے ایگزسٹینشیلزم ان ویٹنگ فار گاڈو. ایگزسٹینشیلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات, آپ پہلا پیراگراف اس کے میننگ کا بنائیں. ایگزسٹینشیلزم مینس ونز اویئرنیس آف ونز بینگ
एक इंसान की अपने होने के बारे में अवेयरनेस। कैसी अवेयरनेस अपने होने के बारे में? पहला सवाल ये करें अपने आप से कि आप अपने अंदर रहते किस जगह पर हैं? ब्रेन में रहते हैं, टोज में रहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन में रहते हैं, हार्ट में रहते हैं, आप हैं कहाँ पर? तो आपको पता चलेगा कि आपका तो कोई मकाम नहीं, आप तो एक वेव हैं, एक लहर हैं, सिम के ऊपर ठहरी हुई एक वेव हैं आप। लेकिन इंसान की ने ये अपने अंदर को भी पहचानना है और अपने साथ बाहर को भी पहचानना है, अवेयरनेस रखनी है कि उसका कायनात से क्या ताल्लुक है, वो कितना ब्रीफ और शॉर्ट एक डॉट एक नुक्ता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है कि एक आदमी का अपने आप को, अपने होने को पहचानना एज एन इंटाइटी, पूरे यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में अपने आप को रख कर पहचानना है कि वो पूरी कायनात में क्या है, एक छोटा सा ज़रा है, इसका पूरी कायनात से क्या रिलेशन बनता है, क्या ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स और ही इज़ जस्ट टाइनी डॉट। एसेंस, इंसान का अपना एसेंस क्या है, इंसान किस चीज़ से बना हुआ है? क्या ये गोश्त पोश्त इंसान है या उसकी रूह इंसान है, या उसका ब्रेन या उसकी थिंकिंग है, ये उसका एसेंस है, उसका निचोड़ क्या है? इंसान को पहचानना है कि उसका सबस्टेंस क्या है, वो किस चीज़ से बना है, उसकी खासियत क्या है। ओन रियलिटी, इंसान को अपनी हकीकत को पहचानना है कि बाहर से खूबसूरत है तो अंदर चीर कर देखे ब्लेड से तो बदबू है, स्मेल है। उसकी रियलिटी क्या है? क्या वो वाकई यहाँ का बासी है? क्या वो एक्सीडेंटल यहाँ पैदा हो गया है, या वो वाकई इस यूनिवर्स के प्लान में था? उसकी हकीकत क्या है? क्या वो किसी गार्डों के इंतज़ार में यहाँ आया है? क्या वो ह्यूमन बीइंग के साथ जलता बुझता एक नुक्ता है? वो क्या है दर हकीकत? तो ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म कि इंसान की अपने बारे में अवेयरनेस, इंटाइटी में, एसेंस में, सब्सटेंस में, ओन रियलिटी में। पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, मैन इज़ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट। इंसान आज़ाद भी है, लेकिन आज़ादी का मतलब बेरहमी नहीं, आज़ादी का मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चे को घर से निकाल देंगे तो जब वो अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर जाएगा तो लिबर्टी लेगा, तो लिबर्टी का मतलब है कि अच्छे बुरे का वो खुद ज़िम्मेदार है। इसीलिए जब आप इस कायनात में मौजूद हैं और गॉडलेस हो जाते हैं, तो आप गॉडलेस जब होते हैं तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ऑल एक्ट्स। इस पर आप एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं कि इंसान आज़ाद है अपने तमाम तर डिसीजंस में, अपने रिलीजन के चुनाव में, अपने कल्चर की अडाप्टेशन में, मरने में, जीने में। हेल्पलेसनेस इन लिविंग, इंसान हेल्पलेस है। एस्ट्रागन डीडी, ये दो बेहतरीन करैक्टर हैं, हेल्पलेसनेस को शो करते हैं, बेबस हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय गार्डों का इंतज़ार करने के और उससे डरने के और उसकी पनिशमेंट से बचने के और साल्वेशन गेन करने के, क्योंकि ये टाइम एंड स्पेस में फंस चुके हैं। ये जलती बुझती तितलियां हैं जो वक्त भी हैं, ग्रेव की एक साइड पर पैदा होती हैं और फिर ग्रेव में उतर जाती हैं। तो ये इंसान की हेल्पलेसनेस को बयान किया गया है। मैन इज़ नॉट इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी है कि इस कायनात के प्लान में इंसान था ही नहीं। हमें तो ये बताया गया कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस यूनिवर्स इज़ फॉर अस, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि कायनात के प्लान में इंसान था ही नहीं, ये एक्सीडेंटल पैदा हो गया। सो दैट इज़ द पर्पज़, मैन इज़ क्रिमिनल, ये क्रिमिनल है, ये सिनर है, इसीलिए इसके ऊपर सफरिंग्स भी हैं, इसीलिए ये हेल्पलेस भी है, इसीलिए टाइम एंड स्पेस के अंदर बंधा हुआ भी है, इसीलिए इसके अंदर एब्सर्डिटी भी है। इसके ऊपर पैराग्राफ क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप डिस्कस करें। मैन इज़ अलोन इन गॉडलेस यूनिवर्स, मार्टिन ने कहा था। मार्टिन ने कहा था इंसान इस कायनात में अकेला है और गॉडलेस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स का कोई मालिक नहीं है, कोई देवता इसका मालिक नहीं है। ये गॉडलेस लावारिस यूनिवर्स है जिसके अंदर इंसान अकेला फंस गया है। जिस तरह के चार करैक्टर वहाँ पर एक वीराने के अंदर ट्रैप हो गए थे, एक प्रिजन के अंदर फंस गए थे, टाइम एंड स्पेस से बाहर नहीं आ सके। पैराग्राफ रेफरेंस साथ कर लेंगे, कोट है तो साथ रेफर कर लें करैक्टर्स की,
वैसी सिचुएशन को एलाबोरेट कर दे पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ, हैबिट इज अ ग्रेट डेडनर। ये लेडमीर ने कहा था, पैजो ने कहा था कि हैबिट, लेडमीर कहते हैं हैबिट जब आदत बन जाती है तो ये हमारी ज़िंदगी को डल एंड ड्रैप कर देती है। आदत हमारी ज़िंदगी को बेकार बेमैनी कर देती है, डेड कर देती है। तो बार बार बूट उतारना पहनना हैबिट, ये हैट उतारना, उसको साफ करना, उसके अंदर झांकना हैबिट, जाने के लिए कहना ना जाना हैबिट, एक दूसरे को मिलना, उसकी पीठ पीछे तालियां बजाना हैबिट। पॉइंटलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, इंसान की एग्जिस्टेंस जो है वो पॉइंटलेसनेस है। इंसान के पास डायरेक्शन नहीं, इंसान के पास कलियू नहीं, इंसान के पास पर्पज़ नहीं, बेमकसद छोटे छोटे फजूल किस्म के पर्पज़ बनाए हुए हैं। रेडी लगानी है जी, शॉप करनी है जी, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जी। इंडिविजुअलिटी, इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनल अपनी इनफरादियत है, शख्सियत है। वो खुद अपना अहाता करता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस कल्चर में हूँ, क्या ये रिलीजन मेरे लिए परफेक्ट है, क्या ये रेशनल बात कर रहे हैं, क्या ये इरेशनल फ़िलासफ़ी है। वो इंडिविजुअल के अपने प्रॉब्लम्स हैं। मेरा गॉड कौन है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, और कितनी देर रहना है, और कितनी देर में क्या करना है, क्या होना चाहिए। टाइम एंड स्पेस, इंसान जब तक ज़िंदा है, मौजूद है, टाइम साथ साथ गुजरेगा और टाइम उसे ओल्ड कर देगा, बूढ़ा कर देगा। स्पेस फासला, इंसान इस ज़मीन से बाहर दूसरी किसी सियारे पर जा नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फासला तय करना पड़ेगा, और फासला तय करने में टाइम पीरियड खर्च होता है। पिछले दिनों यहाँ से मरीख पर लोग गए हैं, तकरीबन कोई 1 मंथ गुजरा है। तो मरीख पर जब गए हैं तो वो पाकिस्तान से भी एक शख्स था, तो उसने कहा, वो 40 इयर्स ओल्ड था, उसने कहा ठीक है, अब बस एक अजीब सा एहसास है कि दोबारा इस ज़मीन पर कभी नहीं आना, यहाँ से जा रहे हैं बस, उधर ही अब मरीख पर जाएंगे या रास्ते में कहीं डेथ हो जाएगी, बस ज़िंदगी अब ख़त्म यहाँ से। तो मर कर तो इंसान दुनिया छोड़ता है, लेकिन अपने जीते जी दुनिया छोड़ना ये बड़ी अहम बात थी। लेकिन इंसान टाइम एंड स्पेस को चीर देना चाहता है, निकल जाना चाहता है यहाँ से। अगर आप ये सोच रहे हैं टाइम एंड स्पेस को चीरना मुश्किल है, नाकाम कोशिश है, तो आप याद रखें दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर हॉलीक्रॉफ्ट, उन्होंने टाइम एंड स्पेस की नफ़ी की थी और मिराज पर गए थे। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। रिलेशनशिप ऑफ मैन विद नेचर, गॉड एंड अदर ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे आप एक पैराग्राफ कि इंसान के रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसा है, पत्ते दरख्त देखते हैं वो, गॉड के साथ कहता है, उसका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं और एंडलेस वेट करते हैं और कंटिन्यूसली वेट करते हैं। अदर ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन कैसा है, डीडी को गले लगाया जाता है, उसके पीछे तालियां बजाई जाती हैं। गोगो के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, गोगो से मोहब्बत है, गोगो से नफ़रत है, दोनों अलग होना चाहते हैं, दोनों मिलना चाहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप भी ऐसे हैं, लविंग, सस्पिशियस, शक करते हैं, पाजो एंड लकी, कोई कौन है ये, नुकसान देने वाले तो नहीं, ब्रेकिंग, एक दूसरे से इंसान अलग होना चाहता है, रिटर्निंग, लौट कर फिर इंसान के पास आ जाता है क्योंकि वो तन्हाई महसूस करता है। एक्सपेक्टेशंस मिक्स्ड विद ओवरपावरिंग अनसर्टेनिटी, तवक्कुआत हैं, एम आएगा, पर्पज़ आएगा, गॉडो आएगा, साल्वेशन होगी, ये एक्सपेक्टेशंस इसके ऊपर हावी हो जाती है अनसर्टेनिटी कि आएगा कि नहीं आएगा, हम यहाँ कल भी आएंगे, हम क्या परसों भी आए थे, हम कब तक आते रहेंगे, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे। ये इंतज़ार, ये अनसर्टेनिटी, ये एक्सपेक्टेशंस, दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम, अ थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। मज़ीद इसके अंदर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला टॉपिक फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन वेटिंग फॉर गॉड आप डिस्कस कर सकते हैं, वो भी एग्जिस्टेंशियलिज्म का हिस्सा बन जाएगी। अदरवाइज ये बहुत है, ये तकरीबन 20 पैराग्राफ हैं, आप लिखते लिखते आपका हाथ थक जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है थीम्स इन वेटिंग फॉर गॉडो। थीम्स तो बहुत सारे हैं। पहले थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स हैं, जहाँ पर ये एब्सर्ड डायलॉग हैं
वहाँ पर सोचा जाए तो डीप हैं, इनकी वेड्थ है, बहुत वसी हैं, अपने अंदर ताकत और रोशनी रखते हैं, समझ बूझ और सेंस रखते हैं। लक्की की स्पीच ले लीजिए, उसको डिस्कस कीजिए कि लक्की की स्पीच के अंदर मौसम की बात की गई, गॉड की बात की गई, उसके अंदर सपोर्ट की बात की गई। ये बातें जो की गई हैं इनके कोई मीनिंग हैं, कोई रिलेशंस हैं, कुछ कहना चाहता है करेक्टर। या आप ओवरऑल स्पीच को लें कि ये एक स्कॉलर की, रिलीजियस पर्सन की स्पीच है। सॉन्ग इन एक्ट 2 वो डिस्कस करें कि एक डॉग आया, उसने आकर रोटी चुराई, बावर्ची ने उसे मारा। ये सॉन्ग की आप डिटेल ज़रा याद कर लें, वो लिखें। ये भी एक थीम है कि क्रूएलिटी, जुल्म, टायरनी, सफरिंग। आपके सामने डीडी को अपने सेक्सुअल ऑर्गन के साथ प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, गोगो को बूट के साथ प्रॉब्लम है, तो सफरिंग में मुब्तला है। पैजो ब्लाइंड हो चुका है, लकी डम्ब हो चुका है। एंग्विश, करैक्टर के अंदर एंग्विश भी मौजूद है। करैक्टर रिएक्ट करते हैं अपनी डल एंड ड्राइव लाइफ के अगेंस्ट, एंडलेस वेट के अगेंस्ट वो रिएक्ट करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। और ह्यूमन एब्सर्डिटी के ख़िलाफ़ भी वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, जैसा कि पैजो दिखाता है और वो लकी की स्पीच सुन नहीं सकता। टाइम का थीम है कि टाइम हमें क्रश करता है, टाइम हमें बूढ़ा करता है। टाइम एक फिज़िकल टाइम है, एक इंटरनल टाइम है। टाइम रेडिकुलस है, फजूल है। टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम से हमें निकल जाना चाहिए। टाइम के अंदर हम बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। टाइम हमें याद नहीं रहता। टाइम का ताल्लुक मेमोरी से है। टाइम पास्ट है, टाइम फ्यूचर है। पास्ट हमारे प्रेजेंट को ख़राब करता है। ये बस ऐसी ही बातें लिखनी है आपने पैराग्राफ में। क्वेश्चन ऑफ पास्ट, कोई चीज़ आपने परफेक्ट 100% श्योर नहीं करनी होती, बस वेग चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। जिस तरह के वेग ये कंसेप्ट है, जो चीज़ डिटरमाइन हो गई वो तो फिर ओल्ड हो गई, वो तो आपने उस चीज़ को मॉरल बना लिया। फिर क्वेश्चन ऑफ पास्ट हैज़ नो मीनिंग इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में पास्ट के कोई मीनिंग नहीं, पुराने रिलीजन सारे पास्ट हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मेमोरी, इंसान भूल जाता है कब क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, यस्टरडे, प्रेजेंट, नेक्स्ट डे, टुडे, टुमारो। तो ये मेमोरी के भी प्रॉब्लम्स है, डिस्कस करने हैं। तो आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि एस्ट्रागॉन, डीडी, गोगो, पैजो, सारे वो उनको मेमोरी का प्रॉब्लम है और ये ह्यूमन बीइंग्स की मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, अनसर्टेनिटी ऑफ होप है, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है। टोटल अनसर्टेनिटी है पूरे ड्रामे के अंदर। दे आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। यूजलेस वेट, बेमैनी किस्म का इंतज़ार इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, जिस तरह डीडी करता है, जिस तरह के एस्ट्रागॉन करता है। मीनिंगलेसनेस एंड मोनोटोनी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी मीनिंगलेस है और लाइफ के अंदर मोनोटोनी है, एक जैसी यकसानियत है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। तो हम रोज़ाना वहीं उठते, नाश्ता करते, ऑफिस जाते, फ़ाइल कभी इधर रखी, कभी उधर रखी, कभी उधर से उठाई तो उधर रखी। ये ज़िंदगी है हमारी, मोनोटोनी है, मीनिंगलेसनेस है। ह्यूमन स्ट्रगल, इंसान मुसलसल कोशिश तो कर रहा है लेकिन पर्पसलेस कोशिश कर रहा है, बेमैनी कोशिश कर रहा है। डिसअपेयर, इंसान के अंदर मायूसी है, जिस तरह के 4 करैक्टर्स अपनी मायूसी का इजहार करते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप की बात की गई है इस प्ले के अंदर के पोजो लकी का क्या रिलेशनशिप है, स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप, गोगो और डीडी का रिलेशनशिप दोस्त का भी है और अजनबियों का भी है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की भी बात की गई है, थीम है इसके अंदर कि इंसान की ज़िंदगी पर्पसलेस है, इंसान की इस पूरी कायनात में क्या अहमियत है
ऊपर जो एग्जिस्टेंशियलिज्म मैंने डिस्कस की है वो सारे के सारे इसमें आ सकती है। सोशल क्रिटिसिज्म है स्कॉलर्स पर, राइटर्स पर, पोइट्स पर, साइंटिस्ट्स पर, रिलीजियस पीपल पर, तमाम लोगों पर उसने क्रिटिसिज्म कर दिया है। इवन के प्ले राइट्स पर भी उसने क्रिटिसाइज किया है। इंसान सारा दिन जो फजूल किस्म की बातें करता है जिसके कोई मीनिंग नहीं होता, उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया है। स्पीच नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीच या थायराइड। थायराइड का मतलब भी स्पीच होता है। ऑफ लकी इन वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो में लकी ने जो स्पीच की है उसको डिस्कस करें। पहली बात ये स्पीच, पहला पैराग्राफ लिखेंगे, ये स्पीच ऑफ एब्सर्ड, ये एक एब्सर्ड आदमी की, बेहुदा फजूल आदमी की स्पीच है। एबनॉर्मल आदमी की स्पीच है। डिप्राइव्ड, एक डिप्राइव्ड महरूमी से चूर चूर आदमी की स्पीच है और वो ऐसी स्पीच ही करेगा। डेजर्टेड, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, एक वैरान आदमी की स्पीच है। स्लेविश, एक गुलाम आदमी की स्पीच है। इनसैन क्लेमिंग सैन, एक ऐसा शख्स जिसकी थॉट को क्रश कर दिया गया है और वो पागल है इस वक्त, और वो ये कहता है कि मैं तो समझदार हूँ, काबिल हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सुनाता हूँ आपको असल मसला दुनिया का क्या है। और वो फ़िलासफ़ी, रिलीजन, वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी महरूमियाँ सारी मिलाकर इकट्ठी एक जंबल पेश कर देता है, मिक्सचर। और वो कहता है लो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सबसे बेस्ट बातें कर रहा हूँ। तो वो इनसैन है और वो सेन बनने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के मेरे पाकिस्तान में पोइट तो नहीं है, ना अमजद इस्लाम अमजद, ना वसी शाह, ये सारे कुत्ते बिल्ले जो हैं ये सारे पोइट नहीं हैं। ये पोइट का एक्टिंग करते हैं कि वी आर पोइट। पोइट तो लीडर होता है, कमाल होता है, वो तो लीड करता है और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। ये तो फुलिश है, शेक्सपियरियन फूल है ये स्पीच एक शेक्सपियर के जिस तरह टेम्पेस्ट के अंदर फूल था एक, इस तरह के एक फुलिश आदमी की ये स्पीच है, ज़बरदस्त। ये किसी प्रीस्ट की स्पीच है, पादरी की, रिलीजियस पर्सन की। स्कॉलर, किसी नाम निहाज स्कॉलर की स्पीच है, या क्रस्ट छोटे दर्जे का स्कॉलर। जिस तरह कि आप लाहौर से निकलकर आप पिंड में चले जाएं सरगोदा के, वहाँ मौलवी साहब को सुने तो आपको हंसी आने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, और उसकी बातें इतनी पुरशोर पुरजोश होती हैं और ऐसे जैसे वो बहुत बड़ा कमाल कर रहा हो। अपने ताई वो ठीक होता है क्योंकि उसका ब्रेन ही उसी छोटी दुनिया के अंदर पैदा होता है, वहीं पर पलता बढ़ता है और क्रस्ट होता है। अगला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो आपने ये बता दिया ये स्पीच करने वाला बंदा लकी जो है ये कैसा है, कौन है। अगला पैराग्राफ है स्पीच इज कोहेरेंट ऑफ फिलॉसफी, जियोमेट्री एंड साइकोलॉजी। ये स्पीच जो है जंबल है, मिक्सचर है फिलॉसफी का, जियोमेट्री मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का और नफ्सियात का। ये पैराग्राफ आप बना देंगे। अगर आपको कोई एग्जाम्पल भी आती है तो एग्जाम्पल यहाँ डाल देंगे कि उसने कौन सी फ़िलासफ़ी की थी, कौन सी मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल की, कौन सी साइकोलॉजिकल इस्तेमाल की। नहीं तो आप ये 3 लफ्ज़ों को बारी बारी इस्तेमाल करके पैराग्राफ क्रिएट करें। अगली बात पैराग्राफ है फीचर्स, कि इस स्पीच की खसूसियात क्या हैं। आउटबर्स्ट, एकदम से बोलता है वो ऊंचा ऊंचा। ख्यास स्पीच, जहन्नुम जैसी स्पीच है। ऐसा लगता है इस स्पीच के अंदर फंस के इंसान इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये जहन्नमी स्पीच है। ब्रोकन इमेजेस, और इस स्पीच के अंदर वो टूटे फूटे इमेजेस, तस्वीरें बयान करता है। इमेजेस ब्रोकन बयान किए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस, तस्वीरें लेने लग जाता है, स्पोर्ट्स की, सीजन्स की। बेबलिंग, खा 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 खा, ये बेबलिंग करता है जैसे कोई चीज़ याद कर रहा हो, अटक रहा हो।
रीजन्स अननोन, और इसमें बयान करता है हर एक चीज़ की आर्गूमेंट करता है, बयान करता है, लेकिन फिर कहता है कि इसकी वजूहात अननोन है, रीजन्स अननोन है। ये इसकी फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं स्पीच की। टॉपिक क्या क्या डिस्कस किए हैं, उसने पर्सनल गॉड डिस्कस किया है कि पर्सनल गॉड का इंसान के साथ कोई ताल्लुक़ है, इंसान का ताल्लुक़ हेवन के साथ है, इंसान का ताल्लुक़ हेल के साथ है, इंसान ने हेल में जाना है, टोरमेंट्स अजाब में मुब्तला होना है, काम इंसान अमन चाहता है, आइडेंटिटी ऑफ मैन, इंसान की आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा मसला है, इंसान को अपने आप को पहचानना है, श्रिंकिंग ऑफ मैन, इंसान डरा हुआ है, छुपा हुआ है कायनात से, मैन इज़ शॉर्ट एंड ब्रीफ इन यूनिवर्स, इंसान जो है दुनिया के अंदर छोटा है, ब्रीफ है, शॉर्ट है। स्पोर्ट्स और खेल कूद ये बड़े अहम हैं ज़िंदगी के अंदर, अहम नहीं है ये क्या है क्यों है, कुछ भी लिखें, इन स्पोर्ट्स का नाम लिखें, सारे स्पोर्ट्स का। बेसबॉल की बात की उसने टेनिस की बात की है, उसने बहुत सारी चीज़ों की बात की, सारी स्पोर्ट्स के नाम लिख दे भाई ये डिस्कस किए हैं, पता नहीं उसको मकसद इनको डिस्कस करने का क्या है। तमाम सीजन्स की बात की है, लंदन की बात की है और मुख्तलिफ और प्लेसेस की बात की है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात की है उसने, डेथ ऑफ बार्कले जो बिशप बार्कले था उसकी मौत की बात की है। टेस्ट्यू कहता है, टेस्ट्यू असल में टेस्टामेंट है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। उसने रिलीजन बाइबल की बात की है। लेबर लेफ्ट अनफिनिश्ड, उसने कहा कि इंसान की स्ट्रगल अभी भी नाकाफ़ी है, अनफिनिश्ड पड़ी हुई है, इंसान ने अभी कुछ करना है दुनिया के अंदर। और ट्रेजिकॉमेडी, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेजिकॉमेडी। तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजिकॉमेडी की डेफिनेशन लिखिए। ट्रेजिकॉमेडी पहले शेक्सपियर लिखता था, उस ट्रेजिडी को अलग रखता था, कॉमिक एलिमेंट अलग रखता था, लेकिन बाद में शेखफ आया तो उसने ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट एट द सेम टाइम बयान किए। यहाँ तक कि चेरी आर्चर्ड लिखा तो लोगों ने कहा ये ट्रेजिडी है, लोगों ने कहा ये ट्रेजिडी है, और जबकि राइटर सारी ज़िंदगी क्लेम करता रहा ओए मैंने कॉमेडी लिखी है, कॉमेडी लिखी है। तो इसका मतलब है ट्रेजिक कॉमेडी वो होती है जो एट द सेम टाइम ट्रेजिक भी हो, एट द सेम टाइम कॉमिक भी हो। तो ये ट्रेजिडी ये एट द सेम टाइम कॉमिक है, हर एक एक्शन एट द सेम टाइम आपको कॉमिक लगता है, एट द सेम टाइम ट्रेजिक लगता है। जैसे कि लेडमीर का चलना, पाँव को खोल कर टक 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 टक, आपको एट द सेम टाइम हंसी आती है कि ये क्या टांगे खोल कर चल रहा है, एट द सेम टाइम आपको उस पर गुस्सा भी आता है, आपको ट्रेजिडी फील होती है। टेयर्स एंड लाफ्टर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के अंदर टेयर और लाफ्टर होते हैं। वो कहते हैं सिक्के के दोनों दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सिक्के का है जो वो खुशी है, दूसरा हिस्सा वो ट्रेजिक है। नहीं, बल्कि मैं कहूँगा ये आईना है, आईने में एक ही तस्वीर है, वो एट द सेम टाइम ट्रेजिक है, एट द सेम टाइम कॉमिक है। आप अपने आप को देख लें, एट द सेम टाइम आप मुज़ाहिका खेज़ हैं आईने में, और एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर बड़ा तरस आता है कि आप बड़े ट्रेजिक हैं। रो कर देख लें आईने में। ब्लैक कॉमेडी, ये कॉमेडी ब्लैक कॉमेडी है, कई बड़े ट्रेजिक बर्डन को लेस करने के लिए वो कॉमिक एलिमेंट डाले जाते हैं, उसे ब्लैक कॉमेडी कहते हैं या डार्क कॉमेडी भी कहते हैं। इसके अंदर गैलोज ह्यूमर है, सिक ह्यूमर है, ऐसी ह्यूमर है, ऐसी मज़ा है जिसको देखकर दुख भी होता है। ग्रोट्स्क्यू कौन सा होता है? डिफॉर्म्ड ह्यूमर होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, बदशक्ली मज़ा होती है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अगला पैराग्राफ बनाएं आप। वैसे तो आप ब्लैक कॉमेडी का अलग से पैराग्राफ, गैलोज ह्यूमर का अलग, ग्रोट्स्क्यू का अलग बनाकर साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ हर जगह पर कॉमेडी मौजूद है, हर डायलॉग जो मर्जी पकड़ लें वो कॉमेडी है, जो मर्जी सिचुएशन रख दें यहाँ पर। लेग्स वाइड अपार्ट, अब आप एग्जाम्पल दें, एक पैराग्राफ बनाएं। जब डीडी चलता है, लेग्स उसने खोली हुई हैं, हिप्स बाहर निकाली हुई हैं, तो पोस्ट्रेट प्रॉब्लम है उसको टेस्टीज का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन का, तो वो एट द सेम टाइम ट्रेजिक भी है, एट द सेम टाइम वो कॉमिक भी है। नेक्स्ट आप डिस्कस करें सडन स्लीप ऑफ गोगो। गोगो अचानक ही सो जाता है, कॉमिक है,
बट एकदम उठता है तो वाइल्ड हो जाता है, ट्रेजिक लगती है सारी चीज़ें कि वो एक ट्रेजिक ड्रीम देख रहा था। स्टिफल्ड लाफ्टर, हंसते हंसते मुंह को स्टिफ कर लेना, सख्त कर लेना। तो स्टिफल्ड लाफ्टर पर पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा प्ले, पूरा ड्रामा स्टिफल्ड लाफ्टर है, एक जोरदार कहका है जो कि एकदम से बंद कर दिया जाता है। कई मर्तबा व्लादिमीर हंसते हंसते ऐसा करता है और कई मर्तबा हंसते हुए फौरन अपने हाथ पब्लिक एरिया पर रखता है, अपनी अंडरशेप पर, और वहाँ पर वो दर्द महसूस करता है। ट्रेजिक कॉमेडी है ये। हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमर इन, इंसान की बेबसी है और मज़ा भी है। इन हैट सीन, बूट सीन, जब बूट उतारे जाते हैं पहने जाते हैं, जब हैट उतारा जाता है पहना जाता है तो कुछ करने को है नहीं, हमें उस पर हंसी भी आती है कि ये हैट के अंदर क्या देख रहा है, बूट को खाली क्यों खटखटा रहा है। एट द सेम टाइम हमें दुख भी होता है कि कितनी बेबसी है इंसान के पास, करने को कुछ नहीं है, इंतज़ार में वो ऐसा ही कर रहा है। लकी स्पीच इज कॉमिक, लकी की स्पीच कॉमिक भी है। आप देखते हैं जब लकी स्पीच कर रहा होता है तो बाकी व्लादिमीर और एस्ट्रागन वो कानों पर हाथ रख के, सब बकरियां के जैसे कान हिलाते हैं वैसे कान हिलाते हैं, ज़बान बाहर निकाल कर उसे चिगड़ाते हैं। कॉमिक भी है। एट द सेम टाइम स्पीच की दहशत ऐसी है, स्पीच का अंदाज ऐसा है, रिदम ऐसा है, फ्लो ऐसा है उसका, लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा है उसका, और उसका रब्त ऐसा लगता है जैसे कोई देवता बोल रहा हो। अपॉलिंग है, ड्रा देने वाला है। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक एंड रेडिकुलस टाइम, टाइम एट द सेम टाइम ट्रेजिक भी है क्योंकि क्रश करता है और वो हमें क्या पहाड़ों को बूढ़ा कर देता है, और रेडिकुलस भी है कि हम टाइम को काउंट करते हैं, मिनट, सेकंड, यस्टरडे टुडे, यस्टरडे टुडे, तो टाइम हमें रेडिकुलस भी लगता है। 033346555305 for online studies, lecturer M.K. Bhutta. With this, you will, I think, you can do now your question answers now. And for Skype, this is Skype address है lecturer M.K. Bhutta. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you very much. Today is blue moon. Have a nice and have a great prayer for this blue moon. आप enjoy करें, मैं भी अब छत पर जाता हूँ, enjoy करता हूँ. This is 2050 I think so, or 45 or 25 maybe.